दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका, रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो परिवहन तंत्र है उसमें हृदय की क्या भूमिका होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का हृदय सुदृढ़ मांसपेशियों से बना एक पंप होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो मनुष्य एवं और जितने भी स्तनधारी होता है उसका जो हृदय क्या होता है, एक सुदृढ़ मांसपेशियों के द्वारा बना होता है जो एक पंप जैसा कार्य करता है। हमारी मुट्ठी जितने बड़े आकार के इस अंग से दिन भर में लगभग 7,000 लीटर रक्त पंप होता है। ओके, तो जो हमारे शरीर से इसमें से कितने लगभग 7,000 अर्थात 7,000 लीटर रक्त का पंपिंग होता है। 4.7 से 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 15 सवार हृदय से गुजरता था। 4.7 से 5.5 लीटर तक की क्या है जो रक्त हमारे दिन भर में हृदय से करीब 1,500 बार हृदय से गुजरता है। हृदय के 4 मुख्य प्रकोष्ठ है। ओके, तो हृदय क्या है, ये 4 मुख्य प्रकोष्ठ है, जैसे कि हम लोग इस चित्र में जानेंगे। ऊपरी 2 प्रकोष्ठों को आलिंद आरिकल और निचले 2 प्रकोष्ठों को नीला वेंट्रिकल कहा जाता है। ओके, तो ऊपर के जो 2 प्रकोष्ठ है इसको आलिंद कहा जाता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ऊपर के 2 प्रकोष्ठ जैसे कि दायां आलिंद और बायां आलिंद, और ठीक इसी प्रकार दो निचले 2 प्रकोष्ठों को नीला या वेंट्रिकल कहा जाता है। यहाँ पर दिखाया गया बायां नीला और बायां नीला। हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता, क्योंकि तो हृदय के जो दाएं भाग का जो संपर्क होता है वह बाएं भाग से नहीं होता है। दायां लिंद व दायां नीला, बायां लिंद व बायां नीला रक्त की नलियों और हृदय के प्रकोष्ठों के बीच वाल्व होते हैं। ओके, तो जैसे कि दायां लिंद और दायां नीला जिस प्रकार से इसमें क्या है वाल्व होते हैं। इससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे जो रक्त है वह उसका जो उल्टा प्रवाह नहीं होता है। हृदय के दाएं प्रकोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ओके, तो हृदय के दाएं प्रकोष्ठ जैसे कि दायां लिंद हो गया, दायां नीला, इसमें क्या होता है, हृदय के दाएं प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन रहित अर्थात इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, ऑक्सीजन रहित होता है अर्थात इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, और बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जैसे कि बायां लिंद हो गया, बायां नीला, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। हृदय के आलिंदों का संकुचन एक साथ एवं नीलियों का एक साथ होता है। ओके, तो हृदय के जो आलिंद जैसे कि दायां लिंद एवं बायां लिंद एवं ठीक इसी प्रकार जो हृदय के दायां नीला एवं बायां नीला का जो संकुचन होता है वह एक साथ ही होता है। आलिंदों में संकुचन से रक्त नलियों में भरता है। तो इस आलिंदों में क्या होता है, संकुचन होता है जिससे जो रक्त है वह नली में भरता है। नीलियों के संकुचन से सॉरी, ये नीला है, मैं नलिया बोल रहा था। ओके, तो आलिंदों में संकुचन से रक्त नीलियों में भरता है। ओके, तो जिस आलिंद जैसे कि दायां आलिंद या फिर जो बायां आलिंद है, यदि इसमें संकुचन होता है अर्थात इसमें सिकुड़ता है तो इसमें के जो रक्त है वो किसमें भरता है, वह नीलियों अर्थात जैसे कि दायां नीला में भरता है और बायां नीला में भरता है। नीलियों के संकुचन से रक्त का बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है। साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त भरता है। तो इस प्रकार से नीला जैसे कि दायां नीला या फिर जो बायां नीला, इसमें संकुचन से जो रक्त का जो बहाव है वह हृदय से बाहर की तरफ होता है। साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त भरता है। ओके, इस प्रकार से यदि दायां नीला या फिर बायां नीला में यदि संकुचन होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, बायां लिंद एवं बायां आलिंद एवं दायां आलिंद में क्या होता है, रक्त भरता है। पूरे शरीर से रक्त आकर इस आलिंदों में भरता है। यदि बायां आलिंद एवं दायां आलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, नीलायों में रक्त भरता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं चित्र 5A हृदय के प्रकोष्ठ और चित्र 5B रक्त का प्रवाह चक्र। ओके, इसमें बताया गया कि रक्त का प्रवाह चक्र का अर्थात रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फुसफुस धमनियाँ है, फुसफुसिराएं है, बायां आलिंद, बायां नीला, विभाजिका, दायां नीला, दायां आलिंद, समस्त शरीर से रक्त एवं महाधम। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभाजिका होता है वह दोनों को क्या, जैसे कि दायां आलिंद एवं दायां नीला एवं बायां आलिंद एवं बायां नीला को एक दूसरे को विभाजित करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्या है,
दोनों अलग अलग साइड है। ओके, और जो ये महाधमनी है क्या है, इसका जो संपर्क होता है पूरे शरीर से होता है, यहीं से जो रक्त होता है पूरे शरीर में जाता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं इस रक्त प्रवाह चक्र के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या होता है, दायालिंद। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दायालिंद, दायालिंद से कहा जाता है दानिला में जो रक्त होता है, दायालिंद से कहा जाता है दानिला, दानिला से होकर वही फुसफुस धमनियों में जाता है। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले दानिल से दानिला में जाता है, दानिलन से इस वाल्व से होते हुए कहा जाता है फुसफुस धमनियों में। अब फुसफुस धमनी के जाने के पश्चात फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाने के पश्चात फुसफुस शिरा में आता है, फुसफुस शिरा से बायालिंद, और बायालिंद से बानिला, और बानिला में आकर क्या होता है महाधमनी में जाता है, अर्थात इस वाले विभाजिका जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर के सभी अंग में जो रक्त है वह पहुंचता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो रक्त प्रवाह चक्र का रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में होता है। ओके, हृदय का कार्य मस्तिष्क से आने वाली तथा इसकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था से नियंत्रित होता है। ओके, तो हृदय का कार्य है जो मस्तिष्क से आने वाली तथा इसकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था के द्वारा होता है, जिससे क्या करता है वह नियंत्रित होता है। तो आई होप आप लोगों को परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका समझ आ होगा कि रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 6, रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण। ओके, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि रक्त अर्थात ब्लड की सर्कुलेशन एक साथ दो परिपथ में किस प्रकार से होता है, अर्थात हृदय से रक्त का बहाव एक साथ दो परिपथ में किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ओके, रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण। ओके, अर्थात में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जो परिसंचरण होता है, एक साथ दो परिपथ में किस प्रकार से होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर दिखाया गया जैसे कि दानिल, बानिल, दानिला एवं बानिला। ओके, तो इसमें किस प्रकार से जो रक्त का सर्कुलेशन होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बानिला में संकुचन होता है। क्या होता है, बानिला। तो बानिला में संकुचन होने से पश्चात जो रक्त होता है वो कहाँ जाता है, पूरे महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर से जो ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वह रक्त दायालिन में आता है, दायालिन से दानिला में आता है, दानिला में संकुचन के पश्चात जो रक्त होता है वह फेफड़ों में जाता है। अब इस फेफड़ों में इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के पश्चात यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त होने के पश्चात यह दायालिन में जाता है, दायालिन में बानिला, और बानिला से ठीक पूरे महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है। इस प्रकार से जो ब्लड का वह सर्कुलेशन होता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो बानिला में जो संकुचन होता है, तो यहाँ पर जो धमनी होता है क्या करता है, धमनी के द्वारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वह महाधमनी में जाता है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। उसके पश्चात पूरा शरीर से जो आने वाले जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है वह सिराव के माध्यम से दानिल में जाता है, दानिल से दानिला, और दानिला में संकुचन होने के पश्चात फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाने के पश्चात इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के पश्चात यहाँ ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें बहता है, वह धमनी में होता है। इस वजह से धमनी की सहायता से क्या होता है, जो रक्त होता है बायालिन में आता है, बायालिन से बानिला, बानिला में संकुचन के पश्चात धमनी महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में इसका सर्कुलेशन होता है। तो आई होप आप लोगों को रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण समझ में आएगा कि रक्त का जो बहाव होता है वह एक साथ किस प्रकार से दो परिपथ में होता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि जो बानिला में संकुचन होने के पश्चात धमनी के द्वारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो महाधमनी में जाता है, महाधमनी के पश्चात पूरे शरीर में जाता है। उसके पश्चात जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है वो सिराव के माध्यम से दानिल में आता है, दानिल से दानिला, दानिला में संकुचन के पश्चात फेफड़ों में जाता है, किसके द्वारा, सिराव के माध्यम से, उसके पश्चात फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के पश्चात यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, जिसके कारण इसका जो सर्कुलेशन हो किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा होता है, अर्थात धमनियों के द्वारा जो रक्त होता है बानिल में आता है, बानिल से बानिला, बानिला से फिर यह प्रोसेस ठीक इस प्रकार से चलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।